गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हमारी ओर से भी सुबह 4 बजे बधाई का संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से चला गया है, जिसमें ये कहा गया कि ये एक ऐसा पल है जिसमें गौरव भी है, गर्व भी है और राहत भी। गौरव की अनुभूति, गर्व का एहसास और राहत की संतुष्टि। और हैविंग सेड दैट, माननीय सदस्य ने बड़ा ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है। तो जैसा मैं कह रहा था कि कल ही मीडिया ने प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखा हुआ वो पत्र जारी किया, जिसमें सुनीता जी की सुरक्षित वापसी की कामना भी थी और उनको भारत आने का निमंत्रण भी। और आज जब उनका सुबह 3:27 पर लौटना हुआ है तो हम सब के लिए वो गर्व का पल भी था, गौरव का भी और राहत का भी। हैविंग सेड दैट, माननीय सदस्य ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, जो कि भारत के आने वाले समय के अंतरिक्ष की मिशंस के साथ भी संबंधित है और उसकी जानकारी साझा करना हम सब के लिए महत्वपूर्ण भी है। चंद्रयान 4 जिसको लेकर के सदस्य ने बात रखी है कि उसका क्या महत्व रहेगा, उसका क्या उद्देश्य और लक्ष्य रहेगा। मूलतः तो वो सैंपल ले जाने के लिए है, लेकिन वो सारी वो प्रक्रियाएं अंजाम देगा, वो सारी एक्सरसाइजेस जो आने वाली हमारी मिशंस के लिए अनिवार्य रहेगी। और जिस प्रकार सुनीता विलियम को लाने के लिए डॉकिंग और अनडॉकिंग के प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया गया, वो हमारे लिए भी आने वाले समय में अनिवार्य रहेगा, क्योंकि भारत की भी योजना है कि हमारा एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन हो, जिसका हम नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन रखें। और यदि सब कुछ योजना अनुसार चलता रहा तो सन 2040 को एक भारतीय मूल का व्यक्ति चांद पर धरती पर उतारने की भी योजना है। अब चंद्रयान एक पहला ऐसा हमारा मिशन रहेगा जो 2 लॉन्च व्हीकल्स से छोड़ा जाएगा। उसके 5 कंपोनेंट रहेंगे, 3 एक तरफ 2 एक तरफ। और डॉकिंग अनडॉकिंग जिसकी थोड़ा बहुत अनुभव स्पेसएक्स से भी हुआ है, उसको बार बार कर करके और अधिक अनुभव और क्षमता हासिल करने का प्रयास रहेगा। ये दोनों रॉकेट ऊपर जाकर के अर्थ के ऑर्बिट में जुड़ जाएंगे, डॉकिंग होगा। फिर वहां से जब वो चंद्रमा के ऑर्बिट में जाएंगे तो अलग होकर के डिसेंडर और असेंडर मॉड्यूल नीचे उतरेंगे। डिसेंडर मॉड्यूल सैंपल इकट्ठे करके वापस लौटने के बजाय वहीं रह जाएगा। असेंडर मॉड्यूल वापस जाएगा, फिर से डॉकिंग होगी बाकी के रॉकेट के साथ। और फिर वो जो ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल जब नीचे आएगा अलॉन्ग विद दी री एंट्री मॉड्यूल, तो धरती के ऑर्बिट में आकर के वो फिर से अलग हो जाएगा। और आते समय मूलतः केवल 10% उसका वजन रहेगा, क्योंकि सारे मॉड्यूल धीरे धीरे अलग होते रहेंगे। तो ये रिपीटेड डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रैक्टिस भी रहेगी, जिससे हमें अपनी क्षमताओं का भी आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और आने वाली हमारी जितने भी मिशंस हैं उसके लिए भी हमें अनुभव रहेगा। धन्यवाद मंत्री महोदय, आपने बहुत विस्तृत से मेरे जानकारी दी। और इसके बाद मेरा समाधान तो हो गया है, लेकिन मेरी आशाएं भी बढ़ गई है। महाराष्ट्र से मैं आता हूं सर। महाराष्ट्र में उपग्रह रिमोट सेंसिंग और डेटा विश्लेषण से संबंधित प्रतियोगिता और नव संचार प्रणाली के विस्तार के माध्यम से महाराष्ट्र में कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने की संभावना है क्या? ये मेरा प्रश्न है। इस सरकार में एक खास बात ये रही कि ये केवल रॉकेट छोड़ने तक ही सीमित नहीं है। स्पेस टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और दूसरे सेक्टर्स में भी इस्तेमाल किया गया है। और जो आप इशारा कर रहे हैं वो मूलतः अर्थ साइंसेज के साथ भी संबंधित है, नेविगेशन के साथ भी। और ये सच है कि उसमें भी स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसके अतिरिक्त जिसे मैं कहूंगा कि एक्स्ट्रा रॉकेट एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडिया हैज वर्चुअली क्रिएटेड अ रोल मॉडल एंड स्पेस टेक्नोलॉजी इज नाउ
has entered every Indian household in one form or the other. हम जो टेलीविजन देख रहे हैं उसकी भी अधिकतर चैनल्स स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, हमारा फ्लड और डिजास्टर मैनेजमेंट जिसका आप बात कर रहे हैं वो भी स्पेस टेक्नोलॉजी दूसरे मंत्रालयों के साथ समन्वय के साथ अंजाम देता है। हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, हमारी अमृत जैसी स्कीमें जो इन्हीं 10 वर्षों में प्रारंभ की गई हैं, उनका भी कहीं ना कहीं स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। स्मार्ट सिटीज के भी निर्माण में, रेलवे सेक्टर में अनमैन्ड क्रॉसिंग्स, एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ी व्यापक ढंग से स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, हेल्थ केयर में तो है ही है, प्लानिंग में हमारी गति शक्ति योजनाएं। तो कहने का तात्पर्य ये कि किसी न किसी रूप में स्पेस टेक्नोलॉजी का कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई काम हर प्रदेश में अंजाम दे रहा है। हो सकता है वहाँ लॉन्चिंग पैड एज सच ना हो, लेकिन वो भी मैं एक सूचना साझा कर दूं कि हमारा इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी, लेकिन पहला लॉन्चिंग पैड बनते बनते कई बरस गुजर गए, वो जाकर के कहीं 1992-93 में बना। उसके बाद दूसरा लॉन्चिंग पैड भी श्रीहरिकोटा में उसके 10 वर्ष बाद बना। लेकिन इस सरकार के आने के बाद हमने उसी स्थान पर एक तीसरा लॉन्चिंग पैड बनाने का काम शुरू कर दिया है और इसके अतिरिक्त एक और लोकेशन की शिनाख्त की है तमिलनाडु में, जो माननीय कनिमोई जी हमारी सदस्य है, उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, ट्यूटिकोरिन जिले में। आर सुधा। Thank you, Speaker Sir. Why the 4 astronauts elected chosen for India's ambitious human space flight mission Gaganyaan are kept away from public eye and show only once on February 27th, 2024, while other nations are allowing their astronauts to inspire their children and aspirants by narrating their experiences. Why this India keeping the chosen for 4 behind the wall? Why is India keeping the chosen our behind the wall? What is the latest update on Gaganyaan mission? Thank you, sir. Speaker, sir, the honourable member has asked a question which must be bothering quite a few other citizens as well. And she is absolutely right. For the first time, 4 astronauts were identified who would possibly be part of the human mission. And one of them would also accompany the American astronauts and the other astronauts on their journey to the International Space Station. Their names have been notified, of course, for obvious reasons. The Honourable Prime Minister had the opportunity of meeting them also over there. Group Captain Naik, Group Captain Anand, Group Captain Angat and Group Captain Shukla, who was earlier a wing commander. Now, Honourable Member is right that they have been kept out of the public glare for the reason that they were undergoing some acclimatization processes, some exercises, some training programs, and it was a view that giving them too much of exposure to the media and public might cause a distraction, which may not be in the compatible interest of all. And therefore, it appears to be so. At the same time, she is right. Why one of the names has come out forthwith? That is because of these 4, one had to accompany the mission to the International Space Station along with the astronauts from the other countries. And the chosen one was Wing Commander Shukla, who is now Group Captain Shukla, and that's how his name came to be little more widely known. And since he had the advantage of being the youngest also among them. ये लिस्ट में उनका नाम था चौहान रविंद्र बसंत राव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ने चंद्रयान मिशन की सफलता से स्पेस एजुकेशन को किस प्रकार प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना बनाई है, विशेषकर महाराष्ट्र में जो कि देश का एक प्रमुख एजुकेशन हब है। धन्यवाद। चंद्रयान के अनुभव से अब बाकी मिशंस में भी उसका उपयोग होगा, लेकिन नाउ इंडिया इज ऑलमोस्ट इन एंड टैंडम विद द अदर नेशंस। ऐसा समय नहीं रहा कि हम किसी देश से पीछे हैं।
कई बार हमारे ध्यान से निकल जाता है कि इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी। ये वो वर्ष है जब इतिहास में याद किया जाता है कि पहला मानव उतरा था चांद की धरती पे, नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन आज हम साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले हैं। हमारे बहुत से ऐसे सैंपल्स और बहुत सारी इनपुट्स हैं जिनको दूसरी एजेंसीज बड़ी उत्सुकता से जिसकी प्रतीक्षा करते हैं। माननीय सदस्य ने पिछले प्रश्न में गगनयान के विषय में भी पूछा था, उसके लिए भी हमारी लगभग तैयारी हो चुकी है। हमारी आखिरी टेस्ट फ्लाइट जिसको हम कह सकते हैं एक प्रकार का ड्रेस रिहर्सल रहेगा, इस साल के खत्म होते होते होगी, जिसका नाम वयो मित्र रखा गया। वो एक रोबो रहेगी, फीमेल रोबो। वो सारे वो काम अंजाम देंगी, वहाँ पर सुरक्षित तौर पर जाना अंतरिक्ष में और वापस लौटना, क्योंकि लौटना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उतनी जिम्मेवारी का काम है जितना उनको लॉन्च करना। वो सब जब प्रक्रियाएं संतोषजनक ढंग से पूरी हो जाएगी तो हमारा गगनयान रह जाएगा। उसके अतिरिक्त आने वाले समय में अगले ही वर्ष 2027 में चंद्रयान 4 जिसके साथ संबंधित हमारा ये प्रश्न रहा, मूल प्रश्न 2028 में हमारा वीनस, 2035 में यदि इफ वी आर एबल टू मूव एज पर आवर शेड्यूल तो भारत अंतरिक्ष स्टेशन, और 2040 में भारतीय मूल का एक व्यक्ति चांद की धरती पर उतरेगा। क्वेश्चन नंबर 262 सुश्री एस ज्योतिमणि। Question number 262. माननीय मंत्री जी। So, the online gaming addiction is become a big issue across the country. We are all agree in this. So, there are rising number of suicide because of online gambling. Tamil Nadu alone, there is around 48 people have died because of the online gambling addiction and suicide. Some of them are 13-year, 14-year-old boys. 2 days before, 17-year-old boy has committed suicide. So Tamil Nadu government understand the gravity of the situation, passed the bill unanimously in the Tamil Nadu Assembly to ban the online gambling. But the issues, the internet space is not restricted, has no boundaries. If you cannot restrict within Tamil Nadu, the advertisements are free flow. Unless until union government take a decision to ban, it's very difficult, issue is very serious. I would like to ask Honorable Minister through you, sir, how is the government making a regulatory or legal distinction between game of skill and game of chance? Honorable Speaker, sir, Honorable Member has raised a very important point, and it's a very, very complex matter because the entire matter, basically, where does it stand, that has to be kind of very clearly specified. As per our constitutional arrangement, betting and gambling, these two stand in the entry 34 in the state list in the 7th schedule of the Constitution. But if we look at gambling or online games, basically online gaming, if we look at that as an intermediary, then it comes within the purview of the central government. So, in this complex framework, both the states and the center have to contribute. What is the contribution of the center? I can say very clearly defined intermediary rules have been framed. Second, over and above that, we must know today that Bharatiya Nyaya Sanhita, section 112, subsection 1, this clearly specifies that any unauthorized betting and gambling can be punished with the imprisonment of up to 7 years, 1 year extendable up to 7 years. So I will request the honorable member to work through the state government, and wherever there are instances of violation of the laws, action can be taken both under the state law which Tamil Nadu government has passed as per the constitutional arrangement and under the Bharatiya Nyaya Sanhita. Honorable member. So my issue, state has already taken a very decisive steps. Despite that, still suicides are continuing. So I understand that, as you said, this issue is very complex. It's not that easy to bring anything is very fast. But I also shocked to see your answer that you said regarding the suicide, you are blaming NCRP, there is no data. This government is known for no data government. But at least I request you to have a very proper, forming a committee or something to access the data across all the state regarding the suicide and its impact. Since you are not able to have a distinction, till the time government does not bring a law, why don't it not ban online games and apps in eternity? That's what my question. Thank you. Honorable member must please understand that NCRB data
is basically the data which is given by the state governments. So if your state government has given right data, then it will be reflected properly in the state. So please, Honorable Speaker Sir, I'll request the Honorable Member to kindly look at the entire structure of our polity, the structure by which the Constitution puts the responsibilities under different parts of the government, and then make such comment. This is a very responsible forum. This is the House of the People, and any comment should basically be within the framework of the Constitution. क्वेश्चन नंबर 279 भी एक ही नेचर का हैं, तो सुश्री इकरा चौधरी, माननीय मंत्री जी 279 लेकर दें. Papers are laid on the table of the House. श्री निशिकांत दुबे. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. माननीय मंत्री जी, ये फैक्ट है कि भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को एक मिनट ये पूछा है तुमने. 279 क्वेश्चन मैंने क्लब किया है. 279 का विषय ऑनलाइन गेमिंग का है. मैंने आप देख लिए सरकार द्वारा महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा, और उसमें ये विषय पूरा का पूरा, इसलिए गेमिंग का क्लब किया है. निशिकांत दुबे. माननीय अध्यक्ष जी, ये बात फैक्ट है कि भारत सरकार ने निशिकांत दुबे. ऑनलाइन गेमिंग को डिस्करेज करने के लिए काफी काम किया है, लेकिन आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो ऑनलाइन गेमिंग है वो मैक्सिमम डार्कनेट पर जो है वो चल रहा है, जिसमें कि भारत सरकार का कोई बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है. डार्कनेट पर ये गेमिंग, और ये 300 बिलियन का कारोबार है पूरा का पूरा. और 2000 में आईटी रूल बना, उसमें इंटरमीडियरीज और पब्लिशर या इस तरह के जो कंटेंट पब्लिशर हैं या जो गेमिंग कराते हैं, उसकी परिभाषा अलग अलग थी. 2000 के बाद हम ये 2025 में हैं. क्या भारत सरकार ऑनलाइन गेमिंग या इस तरह की जो घटनाएं, क्रिप्टो करेंसीज या इलीगल टेंडर, इस तरह की जो बातें हो रही हैं और वो सब नेट के माध्यम से हो रहा है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरमीडियरी या पब्लिशर के गाइडलाइन को बदलने के लिए कोई प्रयास करेगी? माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये बात सच है कि जो इस इंटरनेट की दुनिया में, ऑनलाइन की दुनिया में एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल मेथड भी होता है जिससे कि बहुत सारे लोग अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को डार्क वेब पे ले जाते हैं. और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बताना चाहूँगा कि भारत की जितनी भी साइबर क्राइम से रिलेटेड एजेंसीज हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे राज्य सरकारों के प्रयास हो, चाहे इंटरनेशनल बॉडीज़ के प्रयास हो, इन सब का कोऑर्डिनेशन होने से एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट भी आया है. और मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ 2022 में मात्र 24 के आसपास बेटिंग और गैम्बलिंग की वेबसाइट्स को बैन किया गया था, वो 2022 में मात्र 14 के आसपास जहाँ हो पाई थी, वहाँ 2024 में आते आते 1097 जो बेटिंग और गैम्बलिंग की साइट्स है उसको ब्लॉक किया गया है. प्रयास कंटिन्यूसली जारी है इसमें, और इसमें बहुत ही कोऑपरेशन भी दुनिया भर का मिल रहा है. और एक सोसाइटी में भी माननीय अध्यक्ष जी एक आज जागृति आ रही है कि सोसाइटी में जो साइबर वर्ल्ड के पॉजिटिव्स हैं वो तो लेना चाहिए हमें, लेकिन जो साइबर वर्ल्ड के जो नेगेटिव्स हैं उससे सोसाइटी को बचाना भी चाहिए. और उसमें अपना जो रिसेंटली पास्ड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसका भी अपना एक वैल्यू है, उसका रोल है. टेलीकॉम एक्ट के कारण भी उसका एक बेनिफिट मिला है. तो ओवरऑल एक अच्छा फ्रेमवर्क भी लीगल बनता जा रहा है. श्री M.K. राघवन.